welcome back to my channel Ready Study Go. In this video, we will continue with the class 8 chapter of civics, chapter number 1, the Indian Constitution. In the last video, we have already started with this chapter. So let's get started. So friends, we have to start from page number 8. हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं. नंबर 8, another important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not misuse its power against other less powerful people or groups. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो भी डोमिनेटिंग ग्रुप होते हैं, डोमिनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जिनका सोसाइटी में नंबर ज़्यादा होता है एंड इट इज़ आर थिंकिंग कि उनके पास पावर्स है. बट दिस स्टेटमेंट इज करेक्टली इन फॉल्स. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं है कि दीज पावर्स आर फॉर माइनॉरिटी एंड दीज पावर आर फॉर मेजॉरिटी. तो मेजॉरिटी के लोग क्या करते हैं, उनके मन में जो थिंकिंग होती है कि हम छोटी क्लास के लोगों को या माइनॉरिटी ग्रुप्स को डोमिनेट करें. बट आर कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स फ्रॉम द मेजॉरिटी ग्रुप. Such unhealthy situation can occur in a democratic societies when a majority can continuously enforce decisions that exclude minority and go against their interest. तो majority के लोग क्या करते हैं, minority के against जाते हैं, उनकी rights के against जाते हैं और उनके decision के against जाते हैं. तो what happens, the constitution protect these minorities group from the majority of citizens. The constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टायरनी. जब एक ग्रुप ऑफ पीपल डोमिनेट करता है दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, इस प्रोसेस को बोला जाता है टायरनी, मिसयूज ऑफ पावर्स. But what does a constitution do for this? Constitution has written rules which contains that all citizens are equal. वो सारे citizens को एक जैसा मानता है. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन फंक्शन ये भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज it protects the minority group from majority. They can refer one community dominating other. अब ये जो we can say tyranny है, misuse of powers है और ये जो domination है, ये टू टाइप्स का होता है. वन इज इंटर एंड वन इज इंट्रा. इंटर होता है जब सेम ही कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, दैट इज विद इन द सेम कम्युनिटी, उसको हम बोलते हैं इंट्रा डोमिनेशन. और जब एक डोमिनेटिंग ग्रुप दूसरे को डोमिनेट करता है, दैट इज इंटर डोमिनेशन, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन. मीन्स वी कैन टेक इंटर का एग्जाम्पल हिंदूज एंड मुस्लिम्स. हिंदूज एंड मुस्लिम, जब एक हिंदू मुस्लिम को डोमिनेट कर रहा है दैट इज इंटर. बट जब एक वी कैन से जब एक हिंदू ही हिंदू को डोमिनेट कर रहा है विद इन अ सेम कम्युनिटी, या एक मुस्लिम ही मुस्लिम को डोमिनेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा डोमिनेशन. मीन्स सेम में जब डोमिनेशन है एक ही ग्रुप में दैट इज इंट्रा, जब एक से दूसरे ग्रुप में दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में दैट इज इंटर डोमिनेशन. द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव आवर सेल्फ. सबसे बड़ा रीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये है ताकि हम लोग अपने आप को सेव कर पाएं. किस चीज से सेव कर पाएं? दिस में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज बट what is mean by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against a large interest and constitution help to guard against this. अगर हमें लगता है हम लाइफ में वी हैव टेकन एनी रॉन्ग डिसीजन और इस डिसीजन की वजह से वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, बट एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक वी कैन से अ साइलेंट बॉडी. साइलेंट बॉडी कैसे कह सकते हैं, बट वहाँ पे तो सिर्फ रूल्स लिखे गए हैं, नो पर्सन इज कमिंग टू हेल्प द सिटीजन्स, बट दैट रिटन डॉक्यूमेंट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रबल दे आर फेसिंग इफ दे थिंक दे हैव टेकन एनी रॉन्ग डिसीजन. The Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take could have an adverse effect on the large principles that country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right.
अब इस चीज़ में रॉन्ग डिसीजन क्या होता है, जब कई बार लोग सोचते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी है, दैट पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग अगेंस्ट द वी कैन से डिसीजंस ऑफ पीपल, तो एट दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन कम्स एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। एक पॉलिटिकल लीडर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, बट इट डजंट मीन कि ही और शी कैन गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स or against the requirements of the citizens. A good constitution does not allow these wings to change its basic structure. Constitution को हम change नहीं कर सकते, ना ही उसके principles को, structures को. We have to change our decisions and principles according to the constitution. Till now we have covered all the functions of constitution. Now we will read the key features of Indian constitution. The Indian Constitution key features. These features are being mentioned in the Constitution of India. But इसको लिखने से पहले, फीचर्स बनने से पहले, what was the condition of India? India was under the British rule. And British rule कैसा था? They were like autocratic rule. जो भी Britishers बोलते थे, Indians has to follow at anyhow at any point of time. और जो भी rules Britishers बनाते थे, Indians must had to follow them. अगर वो नहीं करते थे तो they were cruelly punished. So before the drafting of institution, अब like we say constitution के draft बनने से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ये सब रूल्स, ये सब रेगुलेशंस और वी कैन से ये फीचर्स एक दिन में नहीं बने थे. इट वाज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 2 years 11 months and 18 days. सो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ये सब फीचर्स अलग अलग नेशन से बोरो करे गए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए. इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए एक कमेटी बनी थी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना. And at that time there was a turmoil situation in India. There was a partition going on between India and Pakistan. और एक साइड हमें ब्रिटिशर्स के रूल को ख़त्म करना था. तो इस सिचुएशन के साथ साथ दिस वॉज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज 2 years 11 months and 18 days. The members of Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonging to different religions, what we can say had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. अब यही मैंने बताया कि इंडिया के लोग जो थे वो अलग अलग रिलीजन से थे, उनकी अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, अलग कस्टम्स थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इट वॉज अ डॉक्यूमेंट दैट वॉज बेस्ड अपॉन इक्वालिटी. हमें एक ऐसा ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो इंडिया के लोगों को इक्वालिटी दे. जैसे पहले ब्रिटिश रूल जो था वो डोमिनेटिंग था, बट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक ही मेजॉरिटी ग्रुप को सपोर्ट करता या एक ही रिलीजन को सपोर्ट करता, दैट वाज टर्म्ड एज अनइक्वल. तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था. एंड सो दैट्स व्हाई इट टुक अ लॉन्ग जर्नी इन ड्राफ्टिंग इट. The partition of country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future. Princely states वो थे जहाँ पे छोटे छोटे regions में ब्रिटिशर्स के किंग्स ने कंट्रोल किया हुआ था. तो ऐसी ही कंडीशन चल रही थी कि एक साइड पार्टीशन चल रहा था, एक साइड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, और अभी भी कुछ कुछ जगहें जो थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी. All of these issues played on the minds of the members of Constituent Assembly as they drafted the Constitution. और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 पीपल वर बिकेम द मेंबर. और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किसी एक अकेले पर्सन ने नहीं लिखा था. इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब होता है कि इंडिया में अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट है. एक है सेंट्रल, एक है स्टेट, एंड द थर्ड इज वी कैन से विलेज लेवल और द पंचायती राज. This refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have government at state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of the government. Means federalism का यही मतलब होता है इंडिया में 3 tier government है, सेंट्रल, स्टेट एंड विलेज. विलेज में होती है पंचायती राज.
The vast number of communities in India mean that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital of the New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the state so that the decisions could be made for the particular area. While each state enjoys autonomy in exercising powers on certain issue, subject of national concern, require all these states follow the laws of center. अब उसमें ये 3 लेवल इसलिए बनाए गए क्योंकि एक सेंटर ही सबको नहीं चला सकता इंडिया में. इट वॉज अ डिवीजन ऑफ अर्लियर 29 स्टेट्स. तो ये स्टेट्स किसके ऊपर डिवाइडेड था? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. तो एक सेंटर पूरे कंट्री को नहीं चला सकता, इसलिए उस सेंटर ने कुछ पावर स्टेट को दी और कुछ विलेज को दी. इसीलिए दी सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री शुड बी फॉलोड. The constitution contains lists that details the issue that each tier of the government can make laws. In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from the work or does. Under federalism, the states are not merely agents of federal government, but draws their authority from the constitution. इस फेडरल सिस्टम के अंदर ये नहीं है कि सेंटर जो है हेड है. हर टायर का अपना एक रोल है, हर टायर के पास अपने एक पावर्स हैं दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपने पहले भी पढ़ा होगा, जहाँ पर लोगों के पास पावर होती है टू वोट एंड इलेक्ट देयर लीडर्स. दोज हु आर अबव द एज ऑफ 18 हैज अ पावर टू cast their vote and elect their leaders. Constitution of India guarantee universal adult suffrage for all citizens. When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle has prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, क्लास एंड जेंडर हियाकिस. अब एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों दिया गया? ताकि लोगों को पता चले कौन सा लीडर उनके लिए काम करेगा, कौन सा लीडर विल ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी. इसलिए उनको पावर दी कि तो आपके पास पावर है, यू कैन वोट फॉर द पर्टिकुलर पर्सन दैट यू वांट टू कम इन पावर. क्योंकि एक लीडर जो है वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए, लोगों के गोल्स के लिए काम करता है. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest. और elections में ऐसा नहीं था कि जो rich class थे या जो upper class थे उनके पास power थी. They can we can say they can fight in elections. जो एक leader बन सकते हैं. Constitutions give rights to every person that can even cast their vote or even stand in elections. तो अभी तक हमने 2 फीचर्स पढ़े हैं, फेडरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री. इसमें हमने पढ़ा टायर्स ऑफ गवर्नमेंट और इसमें हमने पढ़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और सेकेंडली कि कोई भी पर्सन एक लीडर बन सकता है कंट्री में, एज अ लीडर लीड कर सकता है. थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स हैं. इसमें होते हैं 3 ऑर्गन्स. 3 ऑर्गन्स में होते हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या करता है? द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो लोग लीडर्स बनते हैं, इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. अब जो लेजिस्लेचर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, वो ये देखते हैं जो लेजिस्लेचर्स ने लॉ बनाए हैं लोगों के लिए क्या वो ढंग से इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए. और जो जुडिशरी होता है, इट कीप्स एंड चेक कि जो भी सारे लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं क्या उनको मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है या लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा. जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन 3rd यूनिट. जुडिशरी में यू विल रीड अबाउट द कोर्ट सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. ये हम बाद में पढ़ेंगे. बट इनका काम क्या होता है? अगर हमारे कोई भी राइट्स होते हैं वायलेट होते हैं, अ पर्सन कैन गो टू जुडिशरी एंड फाइल अ केस अगेंस्ट द इवन गवर्नमेंट ऑल्सो और अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो. Through these, each organ acts as a check on
अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट दैट एंड इंश्योर्स बैलेंस बिटवीन पावर्स। अब इसमें हमने 3 पावर्स पढ़ी, दैट इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड, इसमें हमने 3 पावर्स पढ़े, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करते हैं, इलेक्टेड लोग होते हैं और वो रूल्स बनाते हैं। एग्जीक्यूट क्या करता है, एग्जीक्यूशन का काम होता है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करना, ढंग से चलाना। और जुडिशरी चेक करता है क्या वो रूल्स ढंग से चल रहे हैं, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज, फोर्थ इज fundamental rights. Fundamental rights are refers to as coensigns of the Indian Constitution. coensigns क्यों करते हैं, क्योंकि यही राइट्स हैं जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स therefore protect citizens against the arbitrary and absolute existence of state. ये एक लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अ, वी कैन से, अ लीडिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फ्रॉम अ मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हर सिटीजन अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। In addition to fundamental right, the Constitution has a section of directive principles. This section was designed with the members of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms as to serve as a guide of independent states to institute laws and policies that help to reduce poverty of the masses. Fundamental right के ही section में एक और section है, that is directive principles of state policies. इसमें जो है कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं और वो इक्वालिटी लेकर आते हैं बिटवीन द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ऑफ द पीपल, और इंश्योर करते हैं कि कोई भी लोग जो हैं वो पावर्टी फेस ना करें, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। आपकी बुक में भी ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, culture and educational rights, and last is right to constitutional remedies. These are the main fundamental rights और इन्हीं rights के ऊपर हमारा constitution चलता है। Last is secularism. Secularism का मतलब होता है कि जो हमारा कंट्री है वो कोई भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, किसी भी एक रिलीजन का डोमिनेशन नहीं होता। एवरी पर्सन ऑफ country can follow any type of religion that he or she wants to. This is known as secularism. So we have completed this chapter. We have completed this topic, the Indian Constitution key features, and before that we have read about the functions of Constitution. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। My channel, share this video with your more friends.